गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय शासन और राजनीति में मंत्रिपरिषद की कार्य और शक्तियाँ इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। देखो, भारत ने जो है संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति तो जो है वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ जो है वो मंत्रिपरिषद हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद जिसकी की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है उसके पास निहित होती है। तो एक्चुअल के अंदर जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य है वो मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही करता है। तो सैद्धांतिक रूप में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान ने जो है समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की है, लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ये जो संविधान का आर्टिकल 74 है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करेगा? उस एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो भी शक्तियों का प्रयोग करेगा वो मंत्रिपरिषद जिसकी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है उसकी जो है सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो कहने का क्या तात्पर्य हो गया? वास्तविक शक्तियाँ किसके पास आ गई? वास्तविक शक्तियाँ आ गई मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अब आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद की सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन नियुक्त करता है? करता तो वो राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो नियुक्त करता है। ठीक है, अब चूंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी वो राष्ट्रपति जो है उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। और ये जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं ये इंडिविजुअली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? ये जो है इंडिविजुअली राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। देखो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब चूंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है तो ये प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इन्हें पद से हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो अगर मैं बात करूं तो वो कलेक्टिवली जो है सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जो है वो राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये संविधान में ये क्लियर है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और जो है इंडिविजुअली जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, यानी राष्ट्रपति उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उन्हें पार्लियामेंट या संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। अगर कोई मंत्री जो है मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं होता तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करनी है। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं करता तो वह मंत्री पद जो है वो धारण नहीं कर सकता। ठीक है, मंत्री पद की अगर हम योग्यताओं की बात करें तो उनकी कुछ अलग से कोई योग्यता है नहीं, वही योग्यताएं हैं
जो कि संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं होती हैं। लेकिन संविधान के 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में किया गया था, उसमें यह क्लियर किया गया कि संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को जिससे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यता के अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है, उसे मंत्री पद के लिए जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी जो व्यक्ति संसद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अयोग्य है, जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसे जो है मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। अब ये जो मंत्री परिषद है, ये एक बहुत, अगर मैं बात करूं तो एक वाइडर टर्म है, ठीक है। और संविधान जो है केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मंत्रियों के अंदर वो जो है और किसी भी चीज़ों का उल्लेख संविधान के द्वारा नहीं किया जाता। अब जो है मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो है मंत्री, उपमंत्री आदि स्तर के मंत्री आते हैं। ये जो उल्लेख है ये संविधान के अंतर्गत नहीं किया जाता। संविधान तो जो है केवल मंत्री परिषद का उल्लेख करता है। तो जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद में बेसिकली 3 कैटेगरी के सदस्य होते हैं। एक होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री, एक होते हैं राज्य स्तर के मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री, ठीक है। तो अगर हम कैबिनेट स्तर के मंत्री की बात करें तो ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है, ये बेसिकली जो है, अगर मैं बात करूं तो जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, जो कि एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर यूजुअली जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो इंक्लूड होते हैं। इनकी जो सदस्यता संख्या होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इट मे बी फ्रॉम 12 to 50 डिपेंड्स। तो अगर गवर्नमेंट का कोई इनर सर्कल है या जो मेजर डिसीजंस लेता है, वो ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं इनके द्वारा ही लिया जाता है। ये जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं ये प्रमुख विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए। तो जो प्रमुख विभाग है प्रशासन के, उनके जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरे मंत्रियों की अगर हम बात करें तो वो होते हैं राज्य स्तर के मंत्री। ये जो राज्य स्तर के मंत्री होते हैं ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। इवन मतलब बात करूँ राज्य स्तर के मंत्री और जो उप मंत्री होते हैं ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ये मंत्री परिषद का पार्ट तो होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो केवल अगर मैं बात कहूँ तो केवल कैबिनेट रैंक के जो मंत्री हैं वही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये विशेष विभागों से संबंधित होते हैं। ये विभाग अपने आप में स्वायत्त विभाग भी हो सकते हैं, जो अपने क्षेत्र में मतलब स्वतंत्रता से अपना काम करते हैं। तीसरे स्तर के मंत्री हैं वो है उपमंत्री, या जिसे हम कहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये जो उपमंत्री होते हैं इनके पास किसी स्वतंत्र विभाग का दायित्व नहीं होता। ये यूजुअली क्या होता है कि जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनके अधीन जो है ये काम करते हैं। उसमें ये या तो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उन सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद में जो है ये तीनों कैटेगरी के जो सदस्य हैं वो इंक्लूड होते हैं। देखो अब मंत्री परिषद के कितने सदस्य होते हैं, ये जो है वर्ष 2008 तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि मंत्री परिषद में कितने भी सदस्य हो सकते हैं। और एक्चुअल में देखा भी क्या गया कि कुछ जंबो साइज की कैबिनेट बनने लगी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को जो है मंत्री परिषद के सदस्य बनाने लगे। स्पेशली क्या हुआ जब मिलीजुली सरकारों का दौर रहा या जब गठबंधन की सरकारें बनी, तो जो उनकी गठबंधन के जो दल थे उन सबको जो है प्लीज़ करने के लिए मंत्री बना दिया जाता था। तो जो है इसमें परिवर्तन किया गया और 2008 के अंदर जो है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। अब इस 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि जो मंत्री परिषद की सदस्यता होगी
वो प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी अब जो है लोकसभा में के जितने सदस्य होंगे उसके 15% ही जो है वो मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो जंबो साइज कैबिनेट बनने लगी थी उस जंबो साइज कैबिनेट जो कि राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए, अगर मैं कहूँ राजनीतिक दल द्वारा अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए जो बनने लगी थी उसको दूर करने के लिए, वो जो बुराई इरप्ट हुई थी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में उसे दूर करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और ये करा गया कि लोकसभा के 15% से जो है ज़्यादा मंत्री परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। अब जो है मैंने आपसे कहा राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सदस्य नियुक्त करता है, लेकिन विभागों का आवंटन कौन करता है? ये जो प्रधानमंत्री है ये मंत्री परिषद के सदस्यों को उनके विभागों का आवंटन करता है, चाहे वो कैबिनेट रैंक के मंत्री हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो, चाहे वो डिप्यूटी मिनिस्टर्स हो। तो उन सबके विभागों का आवंटन करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्री मैंने आपसे क्या कहा? किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य जो है मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। और मंत्री जो है वो किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई मंत्री लोकसभा का मेंबर है पर उसको राज्यसभा में कोई प्रश्न पूछा गया तो वो राज्यसभा में भी जाकर बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता? वो मतदान जो है उस सदन में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतदान वो उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वो मेंबर है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सपोज मिनिस्टर है जो कि लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा में जाकर भाषण दे सकता है, उसकी कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जब वोट देने का नंबर आएगा तो वो जो वोट है वो मिनिस्टर वो केवल लोकसभा में वोट दे सकता है, वो राज्यसभा में जो है वो वोट नहीं दे सकता। यानी वो वोट किस में देगा? वो वोट उसी सदन में देगा, मंत्री वोट जिस सदन का कि वो मेंबर है। अब एक्चुअल में यूजुअली 2 टर्म्स हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, जिसके बीच में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और प्राय ये देखा गया है कि उसको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर दिया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर है। देखो, संविधान के अंदर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया, उसमें तो मंत्री परिषद की ही बात की है, लेकिन एक्चुअल वर्किंग के अंदर मंत्री परिषद और जो मंत्रिमंडल है वो डिफरेंट है। मंत्री परिषद जो है वो एक लार्जर सर्किल है जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है। मंत्री परिषद जो है उसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां आती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा? मंत्रिमंडल के अंदर केवल मात्र कैबिनेट मंत्री ही जो है वो शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद क्या हो गया? लार्जर सर्किल हो गया। और मंत्रिमंडल जो है उसका एक इनर सर्किल है, उसका एक पार्ट है। अब जब भी मीटिंग्स होती है सरकार की कार्यवाही के लिए तो यूजुअली मंत्री परिषद की एक साथ मीटिंग नहीं होती। मीटिंग्स जो है यूजुअली वो किसकी होती है? वो मंत्रिमंडल के सदस्यों की होती है। और गवर्नमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से शक्तियाँ किसे प्राप्त है? मंत्री जो है सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियाँ प्राप्त है वो मंत्री परिषद को प्राप्त है। लेकिन अगेन ये जो शक्तियाँ है मंत्री परिषद की वो वास्तविक रूप में उसका प्रयोग कौन कर रहा है? वो मंत्रिमंडल कर रही है। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स किसकी होती है? कैबिनेट की होती है। डिसीजंस किस में लिया जाता है? ये सारे डिसीजंस कैबिनेट में लिए जाते हैं। तो एक्चुअल पावर्स का प्रयोग कौन कर रहा है? एक्चुअल में जो पावर्स का प्रयोग है वो कैबिनेट के द्वारा ही
किया जाता है। अब चूंकि वो मेजर डिसीजंस ले रहे हैं तो वो मंत्री परिषद को निर्देश देते हैं, और जो है वो जो भी निर्देश देते हैं मंत्री परिषद को, वो निर्देशों का पालन जो है मंत्री परिषद करता है। ठीक है। और जो भी नियम जो है मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, वो नियम भी जो है मंत्री परिषद जो है उन नियमों को लागू करती है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, संविधान के अंदर जो है मंत्री परिषद का उल्लेख है, जैसा कि 74 और 75 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया है। ठीक है। तो जो है इसमें जो है अब लेकिन जो है अनुच्छेद 352 के अंदर जो है ये व्यवस्था कर दी गई है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट शब्द की जो बात है उसे इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी शक्तियाँ, इसका कोई अलग से विवरण नहीं है। शक्तियाँ क्या है, शक्तियाँ जो भी शक्तियाँ मंत्री परिषद की शक्तियाँ हैं वो एक्चुअल में शक्तियाँ मंत्रिमंडल की है। ये चाहे मंत्रिमंडल हो चाहे मंत्री परिषद हो, ये जो है दोनों ही जो है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया जो मंत्री परिषद है ये एक लंबा सर्कल है, एक बड़ा इकाई है जिसमें 50-60 मेंबर्स होते हैं, जबकि जो मंत्री परिषद है वो जो है एक छोटा सर्किल है, इनर सर्किल है, जिसमें कि जो है यूजुअली 15 से 20 सदस्य होते हैं। रामसे म्यूर कहता है कि जो मंत्रिमंडल जो है वो मंत्री परिषद का हृदय होता है। पायली ने भी कहा है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो एक छोटी सी और एक बहुत शक्तिशाली संस्था है। संविधान द्वारा मंत्री परिषद को जो शक्तियाँ दी गई है उसका एक्चुअल में प्रयोग कौन कर रहा है, उसका प्रयोग जो है इस मंत्रिमंडल द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने आपको मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच में अंतर समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।